नाज़रीन, आपको मेरे चैनल की कहानियाँ कैसी लग रही हैं? उम्मीदें पसंद आ रही होंगी। आइए शुरू करते हैं बुशरा अहमद की किफ़ायत शार। आज आपकी भावज आई थी बिरयानी की प्लेट लेकर। फ़ाइका ने शोहर की ऑफिस से वापसी पर इत्तला पहले दी और चाय का कप बाद में पेश किया। तो तुम पहले चाय क्यों लेकर आ गई? बिरयानी तो चखाओ ज़रा। खालिद ने चाय का कप एक जानिब सरकाते हुए बेगम को मुखातिब किया। बिरयानी देने का तो बहाना था, असल में तो अपना नया कोट दिखाने आई थी। ऐसा शानदार गर्म कोट है, मशहूर ब्रांड ने सीज़न के आखिर में सेल लगाई थी। 60% ऑफ पर 6000 का कोट सिर्फ 2600 में मिल गया। फ़ाइका ने खालिदा को आगाह किया। अच्छा भाई, शाइस्ता भाभी चाहे अपना नया कोट दिखाने की खातिर आई थी, लेकिन लाई तो बिरयानी ही थी ना। ज़रा चखाओ तो सही। मटन बिरयानी थी या चिकन बिरयानी? खालिद की सोई वहीं आके अटकी हुई थी और फ़ाइका भुनी तो गई। आप तो ऐसा नदीदापन दिखा रहे हैं जैसे ज़िंदगी पर बिरयानी नसीब ही नहीं हुई। हर संडे को बिरयानी बनाती तो हूँ, और नहीं बच्ची आपके लिए बिरयानी। आपके तीनों बच्चे भी ताई के जाने के बाद नदीदों की तरह टूट पड़े थे बिरयानी पर। मुझे भी एक दाना चखना नसीब ना हुआ। आपके लिए कहाँ से बचती? शाइस्ता भाभी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाती हैं, तुमने जिक्र करके मेरा जी ललचा दिया। खालिद ने मायूसी के आलम में चाय का कप उठा लिया था। ज़्यादा जी चाह रहा है तो रात के खाने में बिरयानी बना लेती हूँ। चिकन का पैकेट तो बड़ा है फ्रीज़र में। फ़ाइका ने फारग दिली का मुजाहरा किया था। बस रहने दो, जो तुम बनाती हो बिरयानी कम और खिचड़ी ज़्यादा लगती है। चावल आपस में गुत्तम गुत्ता होते हैं। खालिद की ज़ुबान फिसल गई थी। फ़ाइका जवाब में कुछ ना बोली। कमान से तेल निकलने के बाद खालिद को गलती का एहसास हुआ था। निगाहें उठाकर बीवी को देखा। मुसम कर देने वाली निगाहों की ताब ना लाई गई थी। मेरा कहने का मतलब था कि आज क्यों खुद को थकाओगी? सालन तो बना ही चुकी हो तुम, बिरयानी फिर कभी बना लेना। खालिद ने मुदावाना सा अंदाज इख्तियार करते हुए बेगम को मुखातिब किया, मगर खैर बार निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम ना ले रही थीं। संगीन गलती की तलाफ़ी कैसे मुमकिन हो? उनका जहन तेज़ी से काम करने लगा। क्या बता रही थी तुम? शाइस्ता भाभी भी अपने लिए कोई कोट लाई हैं? अगर वाकई मशहूर ब्रांड ने सेल ऑफ़र की है तो एक कोट तुम भी खरीद लाओ। वैसे भी पिछले दिनों तुम कह रही थी ना कि इस साल तुमने कोई नई जर्सी या नया कोट नहीं खरीदा है, और ख़ानदान में कई फंक्शन भी होते हैं। नुसरत बाजी के पोते का अकीका है, यूसुफ के बेटे की सालगिरह है, और तुम्हारे मैके में भी। जी हाँ, मेरे मैके में भी कई फंक्शन हैं, लेकिन हमारे नसीब शाइस्ता भाभी जैसे थोड़ी हैं जिन्हें शॉपिंग करने के लिए ये नहीं देखना पड़ता कि महीने की इब्तिदाई तारीख है या आखिर की। हमें तो हिसाब किताब से चलना पड़ता है। फ़ाइका ने यह बख्ता सांस भर कर कहा था और चौंके गुफ्तगू के रुकाम भी शाइस्ता भाभी की तरफ मुड़ गया था। खालिद को खतरा पैदा हुआ कि शाइस्ता भाभी की लाजवाब बिरयानी की नादास्ता तारीफ नुक्सा अमन का खदशा ना पैदा कर दे। बेगम का ध्यान हटाना बल्कि पलटना ज़रूरी हो गया था। अब हमारे हालात भी ऐसे गए गुजरे नहीं हैं बेगम। महीने के आखिर चल रहा है तो क्या हुआ? तुम्हें 2,500-3 हज़ार तो दे सकता हूँ। कोई अच्छा सा गर्म कोट अपने लिए भी खरीद लाओ। घरेलू सकून की खातिर खालिद साहब ने हातम ताई की कब्र पर लात मारना ही मुनासिब समझा था। हस्ब तवक्का बेगम के चेहरे की खैर बारी की एक रुखसत हुई। मजाक कर रहे हैं ना? अब आके से कह बेयकीनी से पूछा। शायद मजाक तुम समझती कब हो? मजाक में शाइस्ता भाभी की बिरयानी की तारीफ की और तुम्हारा मूड इस तरह ऑफ हो गया। अरे गोली मारो, शाइस्ता भाभी की बिरयानी को आप कह रहे थे कि 2,500-3 हज़ार रुपये देने की, तो दीजिए फिर। फ़ाइका ने पेशकश से फौरी फ़ायदा उठाना चाहा। कल दे दूंगा ना, ऐसे भी क्या बेतबारी? खालिद जड़बड़ होते हुए बोले थे। महीने का वाकई आखिर चल रहा था। बटुए में चंद नोट ही रह गए थे, लेकिन मुकाबिल बेगम थी जो
وعدہ فروا پر خاص یقین نہ رکھتی تھی، پر وقت وصولی ان کا شعار تھی۔ اب بھی وہ پیسے لے کر ہی ڈلی تھی۔ شائستہ بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانا، ان کی چوائس اچھی ہے تو تم خود پتہ نہیں کیا اٹھا لا کر لے آؤ گی۔ خالد خود کو کہنے سے باز نہ رکھ پائے تھے۔ فائقہ سنی انسنی کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ ان کا دماغ خراب تھا جو شائستہ بھابھی کو ساتھ لے کر جاتی۔ شائستہ بھابھی تو اول درجے کی فضول خرچ خاتون تھی، محض برانڈ کا نام دیکھ کر ہزاروں روپے لٹا آتی تھیں، جبکہ لنڈے بازار سے تو ایسے بہترین کوٹ مل جانے تھے، بس چھانٹنے کا فن آنا چاہیے، اور فائقہ خود کو اس فن میں طاق سمجھتی تھی۔ اگلے دن جب بچے اسکول سے لوٹے تو انہوں نے سب سے پہلے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ چلنے پر راضی کیا۔ شاپنگ پر جا رہی ہوں، چلو گے نا میرے ساتھ؟ واپسی پر زنگر برگر کھلائیں گی تو چل پڑوں گا۔ 12 سالہ حارث بھی ان کی کا بیٹا تھا، ساتھ جانے کی مسرور دامادگی دی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لنڈا بازار کسی پڑوسن رشتہ دار کے ساتھ نہ جا سکتی تھیں، پھر وہاں کی خریداری کو برانڈ خریداری کیسے دیتی، سو بیٹے کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا۔ دونوں چھوٹے بیٹوں کو قریب ہی رہنے والی شائستہ بھابھی کے گھر روانہ کیا۔ خالد کو فون کر دیا کہ آفس سے واپسی پر بچوں کو ساتھ لے کر گھر آ جائیے گا۔ پھر مین روڈ پر آ کے رکشہ پکڑا تھا۔ کمبخت نے 250 مانگے اور بہت بحث کے بعد 220 پر راضی ہوا۔ اب لنڈا بازار جا رہی ہوں، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رکشے والے سے کی جانے والی گفتگو حارث کے کانوں میں پڑ گئی۔ اب اس کے اٹھنے کی باری تھی۔ سارا راستہ وہ منہ بنائے بیٹھا رہا۔ نخرے تو دیکھو لال صاحب کے۔ فائقہ کے بیٹے کے نخرے پر برتاؤ چڑھتا رہا۔ لنڈا بازار کی رونق اور گہما گہمی عروج پہ تھی۔ فائقہ بیٹے کا ہاتھ پکڑے رش میں جگہ بناتی ڈھنگ کے آئٹم ڈھونڈنے لگی۔ سب سے پہلے بچوں کے جاگرز نے توجہ کھینچی۔ نئے نکور سے جاگر اور کئی مشہور کمپنی کے خریدے، جہاں تو 250 سے کم کسی طور نہ تھے۔ فیض اور سار کے لیے لے لیتی ہوں، کیسے شاندار جوتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ لنڈے سے لیے ہیں۔ فائقہ نے فوری فیصلہ کیا تھا۔ دونوں بھائیوں کی سائز کا جوتا آسانی سے مل گیا تھا۔ دکاندار نے البتہ منہ پھاڑ کر ایک جوڑے کی قیمت ہی 500 لگائی تھی۔ امپورٹنٹ جوتا ہے باجی، کوالٹی دیکھیں ذرا، پھر بالکل نیا نکور ہے۔ مارکیٹ میں اس طرح کا جوتا 2800 سے کم کا نہیں ملے گا۔ آپ کی مرضی ہے، لینا ہے تو لیں ورنہ گاہک بہت۔ دکاندار بے نیازی سے بولا۔ 2 جوڑے لوں گی اور 600 سے 1 روپیہ فالتو نہ دوں گی، وہ ڈپٹ کر بولی تھی۔ آنکھیں فائنل سودا 700 میں ہوا۔ اگلی نگاہ لیڈیز کو شوز پر پڑی تھی اور بالکل ویسے ہی جوتا تو پچھلے مہینے ان کے دل کو بھایا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ جب وہ شاپنگ کرنے گئی تھی تو نصرت نے بالکل ایسا ہی جوتا 2600 کا خریدا تھا۔ وہ ملازمت پیشہ تھی، اپنے لیے اتنی مہنگی شاپنگ دھڑلے سے کر سکتی تھی۔ اس برانڈ شوز نے ملتے جلتے ڈیزائن والا ایک اور شوز صرف 700 میں مل رہا تھا۔ فائقہ نے بہاؤ تاؤ کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن اس بار دکاندار نے مس نہ ہوا۔ آپ کے سامنے کی بات ہے باجی، ابھی اینک والی باجی ایسے ہی جوتا 800 میں لے کر گئی ہیں، میں آپ کو رعایت دے رہا ہوں۔ دکاندار کا انداز حتمی تھا۔ آخر فائقہ نے 700 میں ہی جوتا خرید لیا تھا۔ اگلے مرحلے پر ایک ہینڈ بیگ جی کو بھا گیا تھا۔ لیدر بیگ کی قیمت صرف 300 روپے نہایت ہی مناسب تھی، اور ایک لڑکی بھی وہ ہینڈ بیگ لٹ کر دیکھنے لگی تو فائقہ نے بحث میں پڑنے کے بجائے فوراً ہی بیگ خرید لیا تھا۔ حارث اب بیزار ہونے لگا تھا۔ اتنی دیر ہو رہی ہے مما، آپ نے اتنی دکانیں گھوم لی، کچھ نہ کچھ خریدنا ہو تو آپ تب بھی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگ جاتی ہیں، اب بس بھی کریں۔ وہ اکتا کر بولا، شاپنگ ایسے ہی ہوتی ہے بے وقوف۔ انہوں نے بیٹے کو ڈپٹا۔ وہ بیزار شکل بنائے کھڑا تھا۔ اچھا یہ جیکٹ چیک کرو، تمہارے سائز کی ہے نا؟ اس نے بیٹے کو گھورنے کے بعد جیکٹ اس کی جانب بڑھائی۔ مما میں لنڈے کی چیزیں بغیر دھلے نہیں پہنتا، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ فائقہ نے مزید تیوریاں چڑھائیں تو حارث نے بعد ناخواستہ جیکٹ پہنی اور پہنتے ہی کے ساتھ ہی اتار دی۔ صحیح طرح تو دیکھنے دیتے، میں سائز تو چیک کر لیتی، ایک دم فٹ ہے باجی، ایسی جیکٹ آپ کو اور کہاں ملے گی؟ دکاندار نے ایسے مخاطب کیا۔ 60 والی دکان پر حارث بڑبڑایا۔
फाइका ने बेटे को घूरा, फिर दुकानदार से भाव-ताव करने लगी। 250 रुपये में सौदा तय हुआ। अभी लेडीज़ कोट की खरीदारी का मरहला बाकी था। बहुत ढूंढने के बावजूद इसे अपनी नाप का कोट ना मिला था। चल चल कर टांगें भी शल हो चुकी थी। ऊपर से हारिस ने थक गया हूँ, मम्मा का राग अलापना शुरू कर दिया। मेरी तौबा, जो मैं आइंदा तुम्हें साथ लाई। उन्होंने बेटे को खफगी भरी अंदाज में मुखातिब किया। 2-4 दुकानें मदद खंगालने के बाद अपने लिए एक जर्सी खरीद ली। 400 रुपये के दुकानदार को देने के बाद पर्स में झांका। खालिद के दिए गए 3000 में से 400 कुछ पड़े थे। मज़ीद खरीदारी का इरादा मौक़ूफ़ करते हुए वापस की ही ठानी। वापसी पर रिक्शे का किराया 250 बना था। मेरे जिंगर बर्गर के तो पैसे हैं। गली के नुक्कड़ पहुंचकर हारिस ने माँ को याद दिलाया, कोई जिंगर विंगर नहीं, तुम अकेले खाओगे और छोटे दोनों मुँह देखेंगे। अंडे शामी कबाब वाले 5 सादा बर्गर ले आओ। मुझे मैं रात का खाना बनाने की हिम्मत नहीं, बर्गर खाकर ही गुजारा कर लेंगे। पर्स के खुफिया खाने में से 500 रुपये का नोट निकाला। ये रोज़मर्रा के अखराजात में से हेरा फेरी करके बचने वाली ज़ाती बचत थी। आज एक खुफिया खाना खुलने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन मजबूरी थी। थकन से वाकई बुरा हाल था। हारिस ने मुंह बनाते हुए नोट पकड़ा था। जो पैसे बचे वो मुझे याद से देना, कभी भूल जाऊं। इसे तलकीन भी की, कितने पैसे बचेंगे और मैं भूल भी जाऊं तो आप भूलेंगी क्या? हारिस बड़बड़ाता हुआ चला गया। बहुत बदतमीज़ हो गया है। फाइका शॉपिंग बैग संभालती हाँफती काँपती घर की तरफ चल पड़ी थी। अगले हफ्ते इसके देवर यूसुफ की बेटी की सालगिरह थी। पहली पलोटी का बेटा था और यूसुफ और शगुफ्ता की शादी के 4 बरस बाद पैदा हुआ था। पैदाइश के बाद हफ्ते बाद धूमधाम से अकीका हो चुका था और अब इससे भी ज़्यादा धूमधाम से इसकी पहली सालगिरह मनाई जा रही थी। खानदान भर को मदऊ किया गया था। सभी इनकी खुशी में खुश दिली से शरीक हो रहे थे। फाइका ने भी फंक्शन के लिए खूब तैयारी की थी। कल रात को घर पर ही अपना फेशियल किया था। अब वो शाइस्ता भाभी की तरह फजूल खर्च तो थी नहीं, जो 1000 रुपये पाउडर जाकर फौंकाती। निगहत ने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था, इसलिए मशवरे से सामान खरीद कर फैशन खुद ही कर लेती थी। इस महंगाई के दौर में जिसके अफसारी कोई और हो सकता था, भला खालिद भी चेहरे की चमक की तारीफ कर देते तो गोया मेहनत वसूल हो जाती। फंक्शन पर जाने के लिए तैयार होने लगी तो हस्ब मामूल देर होती गई। खालिद आदत के मुताबिक खफा होने लगे थे। देर हो रही है, फाइका बेगम यूसुफ के घर सब पहुंच चुके हैं, सिर्फ हमारा इंतज़ार हो रहा है। 2 बार फ़ोन आ चुका है यूसुफ का। आज भाई हम भी नहीं निकल रहे हैं, मैं तैयार हूँ। फाइका ने ऐलान किया। मम्मा, मेरे जॉगर तो बहुत छोटे हैं। साद ने इन वक्त पर बढ़ताई दी। मेरे वाले भी। फहद भी जूते में पाँव घुसाने की कोशिश में नाकाम के बाद बोल उठा था। वो जॉगर्स थे जो पिछले हफ्ते खरीदे मैं खरीद कर लाई थी। तब तुम्हें कहाँ पहन कर देखो, क्यों पहन कर ना देखे? वो गड़गड़ाए। मम्मा, मैं भी जैकेट नहीं पहन रहा। इसकी आस्तीन ने छोटी हारिस की ने जैकेट उतार कर सोफे पर भी। फाइका ने खा जाने वाली निगाहों से हारिस को देखा। कैसी माँ हो तुम्हें? बच्चों के साइज का अंदाज़ा नहीं, और कम से कम जूते खरीदते वक्त तो बच्चों को साथ ले जाना चाहिए था। खालिद खफा हुए। पुराने वाले जूते पहन लो। फहद, सहद और हारिस, नखरे मत करो, आस्तीनें छोटी नहीं हैं, पहनो ये जैकेट। तीनों बच्चों को मुखातिब किया, फिर अपने कॉल शूज़ पहनने लगी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है फाइका? इतनी हाई हील वाला जूता पहनोगी? तीसरी मंजिल पर घर है। यूसुफ का सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मोचा जाएगी। इतना वज़न बढ़ रहा है तुम्हारा, मैं कैसे सहारा दे पाऊँगा? खालिद ने मुखातिब किया। शोहर की थपकी निगाहों से घूर कर वो चाबियों का गुच्छा उठाने दूसरे कमरे की तरफ गई। कैसी काली ज़ुबान है आपकी, मेरा पाँव मुड़ गया है। दूसरे कमरे से चीखनुमा आवाज़ आई। मम्मा, जब भी आप हाई हील पहनती हैं तो आपका पाँव मुड़ जाता है। कसू पापा की ज़ुबान का निकल आता है। हारिस कहे बगैर ना रह पाया। खालिद ने बहुत मुश्किल से हंसी ज़ब्त की। फाइका कराती हुई आई थी। पहले हारिस को एक झापड़ रसीद किया, फिर वो ढीठ हंसता ही रहा। इस स्टाइलिश सा हाई हील वाला कोट शूज़ उतार कर फाइका ने फ्लैट शूज़ वाला
जूता पहना नहीं खरीदी, जर्सी भी सूट से मैच न हुई। सरमा का आखिर था, लेकिन मुल्तान में अब भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पिछले साल खरीदारी कही गई जर्सी और शाल पहनकर वो शौहर और बीवी के हमरा यूसुफ के घर पहुंची थी। आज भी महफिल में सबसे नुमाया शाइस्ता भाभी ही थी। फाइका की दूसरी देवरानियों ने तो खुले दिल से शाइस्ता भाभी की ड्रेसिंग को सराहा था। फाइका ने भी मरे मरे अंदाज में हाँ मिला दी, लेकिन वापसी के सफ़र में वो शौक को जताए बगैर न रह पाई। कदर क्या करें, मेरी कितनी किफ़ायतशारी से काम लेती हूँ। शाइस्ता भाभी ने मैं साल भर के बच्चे की सालगिरह में शिरकत के लिए नया जोड़ा सिलवाया, और मैंने नए जोड़े के मुतालबा तो दूर की बात ऐसा सोचा भी नहीं। ऐसी बीवियाँ किस्मत वालों को मिलती हैं। फाइका ने शौहर को मुखातिब किया। ड्राइविंग करती हुए खालिद ने जवाब में कुछ बोलने से गुरेज किया। बीवी से इख्तलाफ इन्हें बहुत महंगा पड़ता था, वरना वो बीवी को जता सकते थे कि शाइस्ता भाभी मुस्तरी के खातून हैं। इनका ज़ौक़ भी आला है, उन्हें पहनने ओढ़ने की ढंग भी आता है। बेशक तौफीक भाई की तनख्वाह खालिद के मुकाबले में कई ज़्यादा थी। शाइस्ता भाभी महंगी शॉपिंग कर सकती थी, वो करती भी थी, लेकिन फाइका की तरह बेमसरूफ़ चीज़ें खरीद कर पैसे ज़ाया न करती थी। खुद को किफ़ायतशारी के कहने वाली फाइका को आज तक बचत का सही करीना आया था, ना खरीदारी का ढंग। जिस तरह अपनी गुंजाइश के मुताबिक महंगी खरीदारी करने वाला हर शख्स फजूल खर्च करार दिया जा सकता था, इसी तरह सस्ती खरीदारी के नाम पर बेमसरूफ़ चीज़ें खरीदने वाला शख्स किफ़ायतशार भी नहीं कहला सकता। फिर वक्त खालिद बीवी को ही बात ना समझा सकते थे। फाइका का मूड बहुत जल्दी बिगड़ता था, और इस बिगड़े मूड को खुशगवार बनाने के लिए वो खालिद को जेब ढीली करनी पड़ती थी। किफ़ायतशारी और अक्लमंदी का तकाजा यही था कि बीवी को नाराज़ करने से गुरेज किया जाए, ताकि मनाने की नौबत ही ना आए। खालिद चुपचाप ड्राइविंग करते रहे और फाइका अपनी किफ़ायतशारी के गुन गा रही थीं। ये थी बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।